आपकी बेटी जवान हो गई है। उस पर नजर रखने से यानी ताज को बहुत गुस्सा आता है। इस बार दादा ने माँ से बड़े जोर से कहा कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं समझी? क्या तुम हमारी इज्जत खाक में मिलाना चाहती हो? जब बेटी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी तो यकीन मानिए माँ की बात मानकर भी वह मुझे अपने साथ सुलाने लगी। अगर एक रात मुझे प्यास लगी तो पानी पीने के लिए उठे तो जैसे ही मैंने लाइट ऑन की, आसमान मेरे सिर पर गिर गया क्योंकि मेरे साथ मेरा नाम नगमा है। मुझे अपने साथ सुनकर आप रोमांचित हो जाएंगे। मैं भूल गया था कि हमारे आसपास कई लोग शैतान के रूप में मौजूद हैं। होता यूं था कि मेरी माँ बहुत अच्छी महिला थी। हम 5 बच्चे थे, मैं सबसे छोटा था। हमारे घर का माहौल बड़ा अजीब था। मोहल्ले के लोग भी बातें करते थे और जब से मैंने घुड़सवारी शुरू की थी, तब से मोहल्ला तीसरी बार बदला था। माँ, मुझे कहानी नहीं जाननी है। मैं कहता था कि अगर तुम घर से बाहर जाओगी तो तुम मुझे नहीं देख पाओगी क्योंकि तुम मेरी सब्जी हो, सुंदर बेटी हो। पर अब तक मुझे घर पर ही खाना खाने की आदत हो गई थी, जहाँ से मैं बाहर की दुनिया नहीं देख सकता था। और वैसे भी यह अजीब था। एक बात को छोड़कर घर में हर चीज में पूरी आजादी थी। जिंदगी अपनी मर्जी से चलती थी। वो बात ये थी कि कोई भी अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकता था। वो फैसला माँ लेती थी और बचपन से ही मैं उसका ख्याल रखता था। अच्छी बात ये दादा जब भी मुझसे मिलने आते हैं तो मेरे कमरे की हर चीज को बड़े ध्यान से देखते हैं और फिर माँ से कहते हैं कि जैसे ही मेरी बहनें 18 या 20 साल की होती थी, माँ उनकी शादी करवा देती थी। शादी के बाद मैंने कभी अपनी बहनों को घर आते या मुझसे मिलते नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि यह मेरे जीवन में एक दिन कैसे स्पष्ट होगा या नहीं। मैंने अपनी माँ से कहा कि हमें उससे मिलने जाना चाहिए। बहुत समय हो गया है, वह मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आया। मैंने कहा कि मैंने उससे बहुत अमीर परिवार में शादी की है, वह बहुत आलीशान है और मैं उससे मिलने नहीं आई क्योंकि मैं विदेश में हूँ। अगर वह यहाँ आती है तो आपको उससे मिलना चाहिए। मैं अपनी माँ की यह बात सुनकर चुप हो जाती थी कि मैं खुश हूँ। मेरे लिए यह जानना ही काफी था, लेकिन मुझे दुख भी होता था। मुझसे पहले ही वह विदेश चली गई और एक बार भी मेरे दादाजी मुझसे मिलने दूसरे शहर नहीं आए। हम एक घर में रहते थे, लेकिन कुछ महीनों के बाद दादाजी हमारे पास जरूर आते थे। उसके आते ही मैं उसे कमरे में ले गया और मुझे कभी समझ में नहीं आया कि ऐसी भी राशियां होती हैं जो हमारे सामने नहीं कही जा सकती। बड़ी मुश्किल से और इतनी सारी बातें समझ में आई। मैं महीने के हिसाब से काम कर रहा था। इस बार मुझे व्यापार में बहुत अच्छा मुनाफा नहीं मिला है, इसीलिए मुझे कुछ और सोचना पड़ रहा है। थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। माँ खाने लगी। क्या करूं, अब जितना है उतना दे दूं। गुजारा करने का कोई रास्ता नहीं है। अगर माल अच्छा है तो रकम भी बढ़ा दो। और यह सुनकर मैं वहां से अपने कमरे में आ गया। कुछ देर डर के बाद दादाजी मेरे कमरे में आए और मुझे प्यार करते हुए उन्होंने मेरी हथेली पर 500 रुपए का नोट रखा और फिर कमरे को बड़े ध्यान से देखने लगे। तभी दादाजी मुझे प्यार करने लगे तो उन्होंने खाना शुरू कर दिया। माँ, बेटी पर नजर रखना इससे पहले कि हम बदनाम हो जाए। मैंने उस दिन दादाजी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं बस यही सोचता रहा कि माँ और दादाजी कौन सा छोटा सा काम करते हैं जिसमें उन्हें लाभ नहीं मिलता, जबकि घर के हालात बहुत अच्छे थे। मैंने सोचा था कि बुआ से पूछूंगा कि मामला क्या है, दादा क्या काम करते हैं और लाभ के समय हानि क्यों हो रही है। जब वे चले गए तो मैंने माँ से पूछा, माँ, बाबा और दादा क्या कर रहे हैं? हम व्यापार करते हैं। माँ मेरी तरफ देखने लगी और मेरे पास बैठकर मुस्कुराई और बोली, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें उन बटनों की समझ नहीं है। जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हारे दादा से कह दूंगी और तुम्हें अपने यहाँ रखवा दूंगी ताकि तुम इस व्यापार को आगे बढ़ा सको।
मैं खुश हो गया और बोला, सच में माँ, मैं भी स्खलित हो जाऊंगा। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, आजकल औरतें भी मर्दों की तरह स्खलित हो जाती हैं। तो फिर तुम क्यों नहीं करते? शक्ति, मेरी माँ बहुत अच्छी थी, जब वो शादी की उम्र का हो गया था तब भी उसने उसका ख्याल रखा। अगर मेरी जाति अच्छी होती तो बहुत अच्छे से उसकी शादी करके उसे विदा करता। मैंने कितनी ही बेसहारा लड़कियों को सहारा दिया था। मैं अभी उस उम्र में आई ही थी जिसमें मेरी उम्र की लड़कियां बहुत सपने देखा करती थी, जब मुझे अच्छे बुरे का फर्क नहीं पता था। जब मैंने एक लड़के से फोन पर बात करना शुरू किया तो उसने खुद ही मुझे पहली बार फोन किया, लेकिन मैंने उसे डांटा और यह कहकर फोन बंद कर दिया कि पता नहीं कौन मुझे दिन रात कभी भी फोन कर देता है। मुझे राहत मिली। मेरी जाति की वजह से बहुत परेशान था, पर शायद मेरी उम्र थी। जब मैं उससे मिलने गया तो उस लड़के का नाम अमन था। मैंने उससे बात करना शुरू किया। उसने कहा कि तुम्हारे घर कई बार आया हूँ। मैंने तुम्हें देखा है। तुम बहुत खूबसूरत हो, इसीलिए मैं तुम्हें देखना चाहता था। मैं खुद को तुमसे बात करने से रोक नहीं सका। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया और फोन स्विच ऑफ कर दिया। मैं हवा में उड़ने लगा। वो मुझसे बात करके खुश था कि कोई मुझसे इतना प्यार करता है। तभी दिल से एक सवाल आया, क्या रह गया है? मैं भी उसे पसंद करने लगा हूँ। अब हम रोज फोन पर बात करते हैं। मेरी आंखों में बहुत सारे सपने थे। वह मुझसे इतना प्यार करता था कि अगर मैं कभी उससे बात नहीं करता तो वह भाग जाता और कहता कि मैं तुम्हारे बिना चला जाऊंगा, तुम मुझसे बात कर सकती हो। उसकी हालत देखकर मुझे उससे बहुत प्यार हो गया था, लेकिन वह मुझे जमीन पर नहीं लगता था। मैं अपनी ही दुनिया में घूमती रहती थी और दिन रात अमन से फोन पर बात करती रहती थी। उससे पहले भी मैं किसी न किसी से फोन पर बात करती रहती थी। वो मुझे समझाते रहते थे कि कोई गलत काम मत करना वरना मेरा कोई बड़ा नहीं होगा, पर मैंने उन्हें जिंदगी में कभी कुछ नहीं बताया था। वो मेरी जरूरतों का बहुत ख्याल रखते थे। वो खुद ही मेरे लिए हर चीज खरीदते थे और मुझे उन्हें बताना पड़ता था। माँ मुझे चिट्ठी दिखा रही थी। कपड़े और जूते देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मेरी दूसरी बहनें बोली, माँ, तुमने उस पर बहुत पैसे खर्च किए हैं। हम भी तुम्हारे बच्चे हैं। मेरा मतलब है, मेरे बालों को सहलाते हुए उन्होंने कहा, तुम सबसे सुंदर और सबसे छोटी हो। यही कारण है कि वह मेरी प्यारी है। तुम उसकी बड़ी बहन हो, इसलिए इस बारे में चिंता मत करो। क्या तुम जानते हो कि मेरी इस बेटी की किस्मत कितनी अच्छी है? कौन जाने किसी किस्मत से उसे ये सब मिल रहा है। मेरी बहन ने कहा, बस करो माँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। वो मेरी जरूरतों का बहुत ख्याल रखते थे। वो खुद ही मेरे लिए हर चीज खरीदते थे और मुझे उन्हें बताना पड़ता था। माँ मुझे चिट्ठी दिखा रही थी। कपड़े और जूते देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मेरी दूसरी बहनें बोली, माँ, तुमने उस पर बहुत पैसे खर्च किए हैं। हम भी तुम्हारे बच्चे हैं। मेरा मतलब है, मेरे बालों को सहलाते हुए उन्होंने कहा, तुम सबसे सुंदर और सबसे छोटी हो। यही कारण है कि वह मेरी प्यारी है। तुम उसकी बड़ी बहन हो, इसलिए इस बारे में चिंता मत करो। क्या तुम जानते हो कि मेरी इस बेटी की किस्मत कितनी अच्छी है? कौन जाने किसी किस्मत से उसे ये सब मिल रहा है। मेरी बहन ने कहा, बस करो माँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये तुम्हारी असली संतान है। हम तुम्हारे बारे में कुछ सोचते भी नहीं। इस पर माँ गुस्सा हो गई। मैंने कहा, बस हो गया। मैंने तुम्हारी बकवास सुन ली है। बहन होकर अपनी सगी बहन से जलती हो। यह तुम्हारे लिए शर्म की बात है। तुम अपने कमरे में रहती हो और मुझे मुंह नहीं दिखाती। दोनों दादाजी फिर कुछ दिन के लिए हमारे घर रहने आए, लेकिन इस बार वे झगड़ने लगे और कहने लगे कि मुझे पैसे जरूर चाहिए, अभी पैसे दो, जब तक मैं दादाजी को पैसे न दे दूं। दिया हुआ पैसा वापस हो चुका था।
जब मुझे एहसास हुआ कि मैं वापस आ रही हूँ, तो उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देखा। हम जिस इलाके में रहते थे, वहाँ का एक लड़का आते जाते हुए मुझे देखकर मुस्कुराता था। मैंने उसे छठ की तरह देखा और अपने कमरे में सेक्स किया। ऐसा कई बार हो चुका था। कई बार मैंने अपनी हरकतों से उसे फांसी पर लटकाया था। बहुत गुस्सा था। मैंने यह बात अमन को बताई, जिससे मैं अक्सर फोन पर बात करता था। उसने कहा, क्या तुम चिंतित हो? नहीं, उसे अनदेखा करो। मैंने कहा, तुम्हें उसे मारना चाहिए या नहीं? मैंने कहा, हमें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, इसलिए क्या मैं सबको मार दूंगा? मैंने कहा, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और कोई मेरी तरफ देखे। तुम यह बात कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? और अमन ने बिना किसी चिंता के कहा, अब बस करो। क्या तुम वाकई दुनिया में सबसे खूबसूरत हो? क्या तुम्हारे पास इसके अलावा और कुछ करने को है? क्या तुम सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हो? मैंने कहा, ठीक है, अब तुम मुझसे रूठ जाना। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल भर गया है। मैं तुमसे कभी दोबारा बात नहीं करूंगा। और मैंने उसे ये सोचकर कॉल करने का समय दे दिया था कि भाई, अब तुम मुझे दोबारा कॉल करोगे क्योंकि तुम मुझे गुस्सा होते नहीं देख सकते। लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। अब मैंने उस दिन के बाद उसे कॉल नहीं किया। मैं हर वक्त उदास रहता था, कुछ कर नहीं पाता था फिर से, और मैं फोन की तरफ देखता रहता था। अगर किसी का कोई कॉल आता था, मैसेज आता था, तो जब मन करता था रुक जाता था। तो मैंने खुद अमन को कॉल किया, लेकिन वो मेरा कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। मैं उसे मैसेज करती रहूंगी, एक बार मुझसे बात कर ले, मेरा कॉल अटेंड कर ले, आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया है। अब जब भी वो कॉल करती तो मेरा नंबर आता। मुझे गुस्सा आया और मैंने अपना मोबाइल दीवार पर फेंक दिया, और मुझे एहसास हुआ कि वो ऐसा कर सकता है। वो मुझसे प्यार करता था। वो कहता था कि तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, लेकिन कोई किसी के लिए नहीं मरता। सब कुछ था। माँ मुझे देखकर पूछती थी, कैसे हो? क्या हुआ है? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस मन उदास है। मैंने माँ से पूछा, क्या मुझ में बाहर जाने की ताकत है? घर पर बैठे बैठे ऊब गया हूँ। बाहर जाना है तो थोड़ा समय मिलेगा, मैं फ्रेश हो जाऊंगा। और पहले की तरह इस बार भी वह मुझे मना कर देंगी। लेकिन कुछ डर कर सोचने के बाद उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन ख्याल रखना, हालात ठीक नहीं है। आज इतने दिनों बाद मैं घर से बाहर निकली थी और अमन की बेवफाई के गम में खुद को भूल गई थी। जब मैं बाजार की तरफ गई तो एक तरफ बहुत भीड़ थी, एक तरफ एक बूढ़ी औरत तोते के साथ बैठी थी, और फिर उसने सबको तोते पर लिखी बात बताई जो सच निकली। बहुत सारे लोग उसके पास जमा हो गए। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई। हर बात पर भरोसा नहीं होता लोगों। दोस्ती के नसीब में क्या लिखा होता है कौन जानता है। अगर ऐसा हो जाए तो सबसे पहले मुझे अपनी किस्मत देखनी चाहिए, न कि खुद उसे ठीक करना चाहिए। मैं आगे बढ़ रहा था कि अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक तरफ खींच लिया। मैं बहुत घबरा गया। मैंने कहा, तुम कौन हो? जो दिख रहा है उसे रखो, पैसा कुछ नहीं है। मैंने कहा, तुम किस लायक हो? मुझे पता था कि वह यहाँ तक भी पहुँच गया है और उसने उसे वहाँ से छोड़ दिया। मैं दूसरी तरफ देखने लगा। जब मेरी नज़र अमन पर पड़ी, मैं उसकी तरफ चल दिया। वह मुझे अपने सामने देखकर हैरान था। मैंने कहा, तुम कहाँ थे? ना तो मेरा कॉल अटेंड करते हो और ना ही मुझसे बात करते हो। वो मुस्कुराई और बोली, क्या मैं तुम्हारी गुलाम हूँ, जो अपनी मर्जी से सांस ले सकती हूँ? मैंने कहा, हाँ पता है अमन, वो ऐसा ही है। नहीं कहा, मैं अमन हूँ, समझ लो। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब मुझे छोड़ दो, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। तभी एक लड़की अमन के पास आई और बोली, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इतनी देर से दुकान पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
मैंने उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो और अमन के साथ क्या कर रही हो? उसने कहा, मुझे तुमसे ये सवाल पूछना चाहिए, तुम मेरे मंगेतर के पास क्यों खड़ी हो? मैं उसे जवाब नहीं दे पाई। उसके बाद हमारी शादी हो गई, लेकिन मैं इतनी डर गई थी कि मैं वहां से हिल नहीं पाई। जो इंसान सबसे ज्यादा प्यार करता है उसे ही सबसे ज्यादा दर्द मिलता है, और ये बात मैंने आज अपनी माँ को बताई। मैं घर वापस आ गई। मेरी बहन ने बताया कि मैं बाजार गया था और खाली हाथ वापस आ गया। मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, बस अपने विचारों में उदास हो रहा था। उसने मुझे अपने से दूर हिलाया और कहा, तुम किस बात पर उदास हो रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ, बस बस में ही पहुंचा हूं। मैं अभी किसी और विषय पर बात नहीं करना चाहता, मैं किसी डर से अकेला रहना चाहता हूं। मैं माँ की जगह लेट गया और किसी आदमी ने सोचा कि बड़े साहब ने संदेश भेजा है, वह इंतजार करेंगे। नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द आ रहे हैं, उनका भरोसा लेने के लिए बस तैयारी करो। फिर माँ कमरे में वापस आई और आदमी चला गया, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं देख रहा था। फिर अचानक बाहर शोर हुआ। दादाजी चिल्ला रहे थे, एक चोर आया है, घर में घुस आया। मैं कमरे में ही उस आदमी की बातें सुन रहा था। सोच रहा था कि वह किस तरह की सुरक्षा की बात कर रहा है और उसके पास ऐसी कौन सी चीज है। एक दिन मैं घर पर था जब नकाबपोश वह लड़का आया। वह खुद घर की दीवार फांद कर अंदर आया। मैंने कहा कि तुम यहाँ आओ। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह गया और कहा कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन मैं तुम्हें इस जंगल से बचाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि होश में हो और तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। उसने मुझे एक कागज दिया और चला गया। पहले तो मैंने उससे कहा कि मैंने कुछ फेंका है, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए मैंने उसे उठाया और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि ये लोग तुम्हारे साथ भी दखलंदाजी करेंगे, इसलिए यहाँ से भाग जाओ। मैंने वह कागज फाड़ दिया। मैंने सोचा, यह लड़का मुझसे झूठ बोल रहा है, मुझसे ऐसी घटिया बातें कर रहा है। ऐसा क्यों है, मेरी माँ? मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। एक दिन माँ बहुत खुश थी। कमरे में बिस्तर पर ढेर सारे नए कपड़े पड़े थे। मैंने माँ से पूछा, माँ ये सब क्या है? माँ ने मुझे चूमा और खाना खाने लगी। ये सब तुम्हारे लिए है, परसों तुम्हारी शादी है। मैं आश्चर्य से माँ की तरफ देखने लगा। मैंने कहा, माँ, तुम क्या कर रही हो? इतनी जल्दी मुझसे शादी कर रही हो और अब मुझे बता रही हो। मैंने कहा, तुम्हारा रिश्ता कहाँ है? मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। अपनी पूरी जिंदगी का मजा लो और माँ से बात करो। आशीर्वाद तुझे कुत्ते। मैंने कहा, पर इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है, तू उन्हें मना कर देता। माँ मेरी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई। मैंने कहा, मैंने तुझे कभी कुछ नहीं कहा। तेरी सारी इच्छाएं पूरी की है और आज जब समय आया है तो तेरी माँ ने तुझसे कुछ कहा है। तू मांग रहा है तो लगातार मना किए जा रहा है। मैंने कहा, ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। मेरी शादी का दिन आ गया था। हमेशा की तरह घर में कोई मेहमान नहीं आया था और न ही सजावट की गई थी। मेरी बहनों के साथ भी यही हुआ। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, तभी माँ और दादाजी कमरे में आए और दादाजी बहुत खुश होकर खाने लगे। भैया, आज हमें हमारी मेहनत का फल मिला है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने क्या हाथ मारा है? आज माँ और दादाजी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे लोग बाजार में बातें कर रहे हों। एक बूढ़ा आदमी आया और उनके पास बैठ गया। उस आदमी ने बड़ी अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा और मेरी माँ से कहा, भैया, तुमने इस लड़की का बहुत अच्छा ख्याल रखा है। बताओ इसकी कीमत क्या है? उसकी बात सुनकर शायद मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। माफी मांगी और हंसने लगा। माँ ने कहा कि तुमने अपनी इस अमानत को बहुत अच्छे से संभाला है।
बहुत मेहनत की है, इसलिए जब वह पैसे मांगेगी तो मैं ले लूंगी। बुजुर्ग व्यक्ति ने एक चेक काटकर मां को दिया और कहा कि इस चेक पर अपनी पसंद की रकम लिख दो। मां ने चेक अपने हाथ में लिया और कहा, चलो, तुम अपने असली वारिस के साथ जाओ। मैं वहां भूत बनकर बैठा था। मां ऐसा कैसे कर सकती है? वह अपने बच्चों के हाथ में शक्ति कैसे दे सकती है, यानी जिसके पास ऐसा करने की शक्ति है? लड़के ने कहा कि ऐसा ही है और मैं भागने लगा, लेकिन दादाजी ने मुझे पकड़ लिया और उस आदमी को सौंप दिया और कहा कि मुझे इस लड़की पर बहुत दिनों से शक था, वह कहाँ जाएगी? तभी अचानक तूफान की तरह वही लड़का पुलिस के साथ हमारे घर पहुंच गया। पुलिस माँ के पास गई और बाकी लोगों को पकड़ लिया। उस बूढ़े आदमी ने उसे खाना शुरू कर दिया। मैंने इस लड़की को 50 लाख रुपए में खरीदा है। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, तुम जैसे बुरे लोगों की जय हो। पुलिस ने मां से पूछा कि उसने इन लड़कियों को क्यों बेचा। तुम यह कब से कर रही हो? उसने कहा, मेरी कोई बेटी नहीं है, सबको कहानी खानी के जरिए उठाया था। मुझे पता था कि सभी लड़कियां किसकी संतान हैं, बस यही कमी थी। सबको संभाल लेती और बिना शादी के ही उसे आगे भेज देती, पुलिस दूर हो जाती। महिला जिसे मैं माँ कहता था, उसे स्वीकार करने लगे और कहने लगे कि तू औरत होकर दलाल बनी रही, तुझे शर्म नहीं आई? और उसे भी उस बूढ़े आदमी के हाथ में हथकड़ी लगा दी गई, जो मेरे दादा थे और वो मोहल्ले की औरतों के बिजनेस पार्टनर थे, माँ के बड़े भाई थे। वो सही थे, इसीलिए दहेज के लिए मोहल्ले बदलते रहे और हर लड़की की शादी 18 साल की होते ही कर दी जाती थी। पुलिस उन लड़कियों को भी ले गई जिनके बारे में मेरी माँ ने कहा था कि वे लावारिस हैं। मैं पूरी बात समझ गई थी, लेकिन उसे लड़का ही कहा। मंत्री जी का एहसान, जिसने मुझे और कई लड़कियों को उन मतलबी लोगों के चंगुल से बचाया था। समय बीतता है और असली चेहरे सामने आते हैं। लड़के का नाम रवि था। वह मुझे पसंद करता था। मैंने उससे शादी कर ली। हम उस शहर से चले गए और नई जगह आकर बस गए। वो बहुत अच्छा इंसान है, उसने मेरा बहुत साथ दिया। कोई नहीं जानता कि मेरे माता पिता कौन थे, जिन्हें मैं अपनी माँ मानता था, उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया। समय बीतता जा रहा था और प्रीति को अभी भी उन दोनों की पूरी यादें हैं। मुझे कभी नहीं लगा कि इंसान लालच में इतना अंधा हो जाता है कि वो अपना भाग्य ही भूल जाता है। जो लोग हमारे साथ अपनी नियति पूरी करना चाहते थे, उन्हें सजा मिल गई, लेकिन मैं अपने माता पिता का कुछ पता नहीं लगा पाई, जिनके जीवन में बच्चे थे और रवि एक सफल जीवन जी रहा था। लेकिन आज इतने समय के बाद मेरी माँ तुम्हें ढूंढ रही है। कृपया मुझसे प्रार्थना करें कि मेरे माता पिता मुझे ढूंढ लें और हम सब फिर से एक हो जाएं। जैन दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।